तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सूरज चंद्रा और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ डिसीज़ और इम्यूनिटी से। सबसे पहली चीज़ होती है कि डिसीज़ होती किसके अंदर है कि अब सबको लगता है फिजिकली अगर फिट नहीं है तो वो डिसीजेबल है, लेकिन यहाँ पर तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका फिजिकली, एक होता है मेंटली और एक होता है सोशली। फिजिकली में क्या होगा कि अगर आप फिजिकली फिट नहीं है तो डिसीजेबल है, या फिर मेंटली फिट नहीं है तो मेंटली इलनेस है आपको कुछ। सोशली फिट नहीं है, सोशली फिट में क्या होगा कि आप दूसरे से मिलने से या फिर आपका किसी और से मिलने से अगर घबराते हैं तो वो कहलाता है सोशली डिसीज। तो अगर तीनों में से कोई भी आपका अगर तीनों परफेक्ट है तो वो है फुल्ली हेल्दी पर्सन। फुल्ली हेल्दी पर्सन कहलाएगा अगर वो तीनों चीज उसके अंदर है, अगर तीनों में वो परफेक्ट है तो वो फुल्ली हेल्दी पर्सन कहलाएगा। लेकिन सबसे पहली बेसिक चीज आती है डिसीज से भी पहले इम्यूनिटी, कि जो इम्यूनिटी है वो किस तरह से बनती है, किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर कुछ इम्यूनिटी पहले से होती है, कुछ इम्यूनिटी हमें जो है वो बनानी पड़ती है और कुछ इम्यूनिटी हमारे जो है नेचर से भी मिलती है। तो इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है तो इम्यूनिटी सिस्टम में क्या देखने को मिल रहा है कि अब इम्यूनिटी जो होती है या जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसे हम आपका लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है आपका कुछ छोटे, मतलब अगर हम देखें ये ब्लड ब्लड की अगर ये लाइन है और अगर इस ब्लड की लाइन में हमने देखा यहाँ पर पड़े हुए हैं आपका जो है आरबीसीज पड़े हैं, इसके साथ साथ यहाँ पर वाइट ब्लड कर्पल्सेस पड़ी हैं और उसके साथ साथ कुछ प्लेटलेट्स पड़ी हैं। प्लेटलेट्स हो गई और यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स हैं। तो इसमें क्या होगा कि अगर हम यहाँ ब्लड में कुछ हल्का सा होल कर देते हैं, अगर बिल्कुल हल्का सा होल कर दें तो होल से क्या निकल के आएगा, यहाँ प्लाज्मा जो लिक्विड वाला पार्ट है वो हल्का सा निकल के आ जाएगा। तो ये लिक्विड वाला पार्ट प्लाज्मा निकल के आ गया, प्लाज्मा के साथ साथ आपका डब्ल्यूबीसीज आ गए। अब आरबीसीज बहुत बड़े होते हैं तो वो मुश्किल है कि वो इस होल में से निकल के आ जाए, तो यहाँ पर प्लाज्मा आ जाएगा, डब्ल्यूबीसीज आ जाएंगे और उसके साथ साथ कुछ प्रोटीन आ जाएंगे जिसे हम कहते हैं आपका प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन हो गया और आपका प्रोथ्रोम्बिन के साथ साथ आते हैं फाइब्रिन। तो ये दो टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे इसमें मिलने के बाद ये हमारी एक अलग से लाइन बनती है जिसे हम कहते हैं आपका लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। और यही जो लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम है, लिम्फ सिस्टम, तो ये जो हमारा लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इस लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम बिल्कुल जहां जहां आरबीसीज जाएंगे, जहां जहां हमारा ब्लड जाएगा वहां पे आपका लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम भी जा सकता है। इसी लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमारी वाइट ब्लड कर्पसेस चलती हैं जिसे हम कहते हैं आपका, एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडीज के अंदर आते हैं ना उनसे लड़ने में मदद करती हैं। तो डब्ल्यूबीसीज होती है इस लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम में। जैसी बॉडी को लगा कि भाई इस जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक हुआ है, तो उस जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जब अटैक होगा तो क्या करेंगे कि जो डब्ल्यूबीसीज है वो उस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे और ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्हें क्या किया जा सके, मारा जा सके। लेकिन उसके साथ साथ जो इम्यूनिटी सिस्टम है, अब जो इम्यूनिटी होती है इम्यूनिटी सिस्टम में भी दो टाइप की आती है, एक आती है इनमेट और एक आती है एक्वायर्ड। इनमेट जो मतलब आपको जैसे जीन्स है, जीन्स के हिसाब से अगर आपके फादर की इम्यूनिटी अच्छी है तो आपकी भी इम्यूनिटी उस तरीके से अच्छी होगी, तो वो इनमेट इम्यूनिटी कहलाती है कि यहाँ पर ये आपके बस में नहीं है कि आप इसे बना सकते हैं। पहले से ही आपका अगर फादर की इम्यूनिटी अच्छी है तो आपकी भी इम्यूनिटी अच्छी होगी। लेकिन एक्वायर्ड में क्या होगा कि जब बेबी नेचर में आता है, मतलब जैसे ही वो बाहर आया उसे लगा कि भाई अब वो नेचर में किस तरह से नेचर रिएक्ट कर रहा है, कहाँ की फ्रेश एयर है, किस तरह से है, तो उस तरह से आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाती है जो नेचर में आने के बाद होती है। अब ये एक्वायर्ड भी दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी पैसिव और एक होती है एक्टिव। पैसिव में क्या होगा और एक्टिव में क्या होगा। पैसिव में क्या है कि ये इम्यूनिटी भी हमारी बॉडी के अंदर तब रहेगी जब, मतलब ये
बचपन से ही होती है कि आप बचपन में आपने क्या करा, मदर कैलेस्ट्रॉम बहुत पिया, मदर मिल्क के अंदर कैलेस्ट्रॉम होता है वो बहुत लिया, उससे क्या होगा कि आपकी जो पैसिव इम्यूनिटी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और पैसिव इम्यूनिटी जो होती है इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इम्यूनोग्लोबिन जी और एक होता है इम्यूनोग्लोबिन ए। ये दो चीजें होती है जो मदर कैलेस्ट्रॉम से मिलती हैं, और इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन ए, ये दो टाइप की इम्यूनिटी होती है, पैसिव इम्यूनिटी। और ये जो पैसिव इम्यूनिटी हमारी बन रही है ना, ये बॉडी के अंदर पहले से ही पड़ी है। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर आएगा, वैसे इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन ए, ये पैसिव इम्यूनिटी अपना काम करने लगेंगी। लेकिन जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है, इनके नाम से पता लग रहा है कि ये एक्टिव है, मतलब जैसी बॉडी के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया तब ये बनेंगी। अब बेसिक चीज क्या है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर आ रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि भाई वो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाने के लिए आ रहा है, वो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाने के लिए नहीं आ रहा। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर आ रहा है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो हम ह्यूमंस की बात कर ले, चाहे आपका कुछ वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंगी हो, ये अगर बॉडी के अंदर आएंगे तो ये अपने लाइफ साइकिल को पूरा करना चाहते हैं। अब इस लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए ही ये हमारी बॉडी को, मतलब हमारी जो बॉडी सिस्टम से चल रही थी वो सिस्टम से काम करना बंद कर देगी, और इसी को हम कह देते हैं आपका डिसीज। तो इन्हीं से लड़ने के लिए आपका एक्टिव इम्यूनिटी बनती है। तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर आ रहा है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे फंगी हो, चाहे प्रोटोजोआ हो, तो ये बॉडी के अंदर आ रहे हैं ना, तो इनको हम कह देते हैं पैथागन। तो ये हो गए पैथागन। पैथागन जो बॉडी के अंदर आ रहे हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो, अगर मैं कहता हूँ आपका प्रोटोजोआ हो, और चाहे फिर आपका जो है फंगी हो। अब जब ये बॉडी के अंदर आएंगे पैथागन, तो पैथागन उस बॉडी को चूज करेंगे जो बॉडी मतलब उनके अंदर या उनका लाइफ साइकिल पूरा कराने के लिए इजी तरीके से प्रोसेस कर रही है, वो उसका लाइफ साइकिल पूरा करा सकती है। बैक्टीरिया आया, लाइफ साइकिल पूरी हो सकती है, तो उस बॉडी को हम कहते हैं होस्ट बॉडी, जिसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, अब हम उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं कहेंगे, उन्हें कहेंगे पैथागन। और वो पैथागन जिस बॉडी के अंदर आ रहे हैं वो कहलाएंगी होस्ट बॉडी। अब ये जो होस्ट बॉडी आ रही हैं, अब ये जिस बॉडी के अंदर आएंगे वो क्या कह रही थी, आपका होस्ट बॉडी। तो जिस भी उसके अंदर आ रही है ये होस्ट बॉडी कहलाएंगी। अब एक्टिव इम्यूनिटी जो थी वो दो टाइप्स की होती है, एक होता है बी सेल्स, एक होती है टी सेल्स, ये दो टाइप्स की होती हैं। लेकिन एक्टिव इम्यूनिटी में भी जो हमारे पास आपका 5 टाइप के सेल्स होते हैं, WBCs जो होते हैं ना, हमारे जो WBCs होते हैं यहाँ पर, जो WBCs है हमारे WBCs, वो 5 टाइप के होते हैं। एक होते हैं न्यूट्रोफिल्स, और एक होते हैं आपका जो है एसिनोफिल्स, और एक होते हैं आपका एसिनोफिल्स हो गए, एक होते हैं मोनोसाइट्स, और एक होते हैं आपका जो है लिम्फोसाइट्स, और एक होते हैं आपका जो है एसिनोफिल्स, बेसिनोफिल्स। तो ये 5 टाइप की WBCs होती है, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स और आपका जो है बेसिनोफिल्स। तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारी बॉडी के अंदर अब ये किस तरह से अपनी एनर्जी बना रहे हैं, पांचों की पांचों सेल्स हमारी बॉडी के अंदर पर सेकंड में, अगर हम देखें हमारी बॉडी के अंदर 7 से लेकर आपका 11 ट्रिलियन सेल्स हैं। अगर हम देखिए तो पर सेल में, अगर हम देख रहे हैं तो पर सेकंड में, सिर्फ 1 सेकंड में 150 लाख सेल्स हमारी बॉडी के अंदर डैमेज होती हैं। अब जो 150 लाख सेल्स हमारी बॉडी के अंदर डैमेज हो रही हैं, अब ये सेल्स जा कहाँ रही है, 150 लाख सेल्स हैं, डैमेज हो रही हैं, जाएंगी कहाँ पर, इनको खाने का काम करेंगी न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स। ये दोनों को हम कह देते हैं आपका फैगोसाइट्स। क्या कह देंगे हम इन्हें, फैगोसाइट्स कह देंगे कि फैगोसाइट्स का मतलब है कि जो मरी हुई सेल्स है, डेड सेल्स है ना, उन्हें खाने का काम करती हैं ये दोनों। और हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है न्यूट्रोफिल्स, 60%, 60% तक न्यूट्रोफिल्स के कण होते हैं। अब ये 5 टाइप की हमारी सेल्स हो गई, और यही हमारी एक्टिव इम्यूनिटी है।
अब ये हमारी है एक्टिव इम्यूनिटी, चाहे वो न्यूट्रोफिल्स हो, चाहे एसिनोफिल्स हो, चाहे आपका जो है हमारी मोनोसाइट्स हो, लिम्फोसाइट हो या फिर बेसिनोफिल्स हो। तो एक्टिव इम्यूनिटी में दो चीजें आती हैं, एक आती है बी सेल्स और एक आती है टी सेल्स। बी सेल्स और टी सेल्स में क्या होगा कि अगर लग रहा है, जैसे क्या होगा कि भाई ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगी, कि बी सेल्स एंटीबॉडीज बनाना जानती है, टी सेल्स एंटीजन। अब कोई भी बॉडी के अंदर भाई अगर मान लो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, बैक्टीरिया आया, फंगी आया, कोई भी पैथोजन आया, अब वो पैथोजन किस एंटीजन का है उसी के टाइप की जो है इम्यूनिटी बनानी पड़ेगी। तो उसी टाइप से कौन से एक्टिव सेल्स को, कौन सी वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स को रिलीज करना है, ये सारा प्रोसेस देखेगी टी सेल्स और बी सेल्स। अब टी सेल्स क्या काम कर रही है, मान लो कोई भी एंटीजन आया बॉडी के अंदर, ये आपका एंटीजन, जो हम एंटीजन को तोड़े ना तो बनता है एंटी बॉडी जनरेटर, तो यही कहलाते हैं एंटीबॉडी जनरेटर्स। इन्होंने क्या काम करा, एंटीबॉडीज को जनरेट करने का काम कर दिया, कि जो हमारी एंटीबॉडीज थी ना एंटीजन से ही जनरेट होंगी। ये जो एक्टिव इम्यूनिटी है ना, ये तभी बन सकती है जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर आए, इससे पहले नहीं बनेंगी। इनका नाम ही एक्टिव है। जैसी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर आया, जैसी कोई पैथोजन बॉडी के अंदर आया, वैसी क्या होगा कि आपकी टी सेल सिग्नल पहुंचा देगी। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है बॉडी के अंदर, ये भी तो पता होना चाहिए कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से एंटीजन वाला है, या फिर उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ये पता होना चाहिए, तभी उसके खिलाफ इम्यूनिटी बन पाएगी। तो बी सेल्स इसमें सक्षम नहीं है कि वो ये पता कर सके कि भाई कौन सा एंटीजन आ रहा है। बी सेल को बस एंटीबॉडी बनाने से मतलब है, लेकिन टी सेल्स करेंगी। टी सेल्स क्या करती हैं कि टी सेल्स ने दिया आपका सिग्नल कि जो भी आपका एंटीबॉडीज मतलब जो भी आपका एंटीजन बॉडी के अंदर आया, ये एंटीजन बॉडी के अंदर आया, जैसे ये बॉडी के अंदर आया, यहाँ पर टी सेल्स ने क्या करा, सिग्नल दे दिया बी सेल को कि भाई इस तरीके का एंटीजन आया और अब यहाँ पर क्या करना है, एंटीबॉडी जनरेट करनी है इसके खिलाफ। अब यहाँ पर एंटीबॉडीज को किस तरह से यहाँ जनरेट किया जा रहा है कि अब एंटीबॉडीज जनरेट करनी है इस पर। इसने कहा कि भाई इस तरह से आपका एंटीजन आया है, अब आपको एंटीबॉडी जनरेट करनी पड़ेगी। बी सेल्स ने क्या करा, भाई एंटीबॉडी जनरेट कर ली। तो दो सेल्स हो गए एक्टिव में, टी एंड आपका जो है बी सेल्स। ये सिग्नल्स पहुंचा रहा है कि कौन सा एंटीजन आया, बी सेल्स आपका ये सिग्नल, वो एंटीबॉडीज जनरेट करने का आपका काम कर रहा है। तो ये दो बेसिक चीज यहाँ हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये होती है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में हमने इनमेट बता दी, एक्वायर्ड बता दी कि भाई ये बचपन में ही रहती है आपका जो जीन्स के थ्रू। एक्वायर्ड मानो नेचर में आने के बाद आपको जो इम्यूनिटी मिली वो भी दो टाइप की है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में जो आपका इम्यूनोग्लोबिन जे, इम्यूनोग्लोबिन ए मिल रहा है, पैसिव में इम्यूनोग्लोबिन जी और इम्यूनोग्लोबिन ए मिल रहा है, ये मदर कैलेस्ट्रॉम से मिलता है। उसके साथ साथ एक्टिव इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, बी सेल्स और आपका टी सेल्स। मैंने यहाँ 5 सेल भी बता दी कि भाई व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स की 5 सेल्स होती है, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स एंड आपका बेसिनोफिल्स। और यही 5 टाइप की जो सेल्स होती हैं WBCs, यही जैसी लगा बॉडी को कि भाई यहाँ पर आया है, यहाँ पर एंटीजन आया है, इसने क्या करा, बी सेल्स ने ये सारी बनाना काम कर दी। तो ये थी एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। टी सेल ने सिग्नल दिया, बी ने सेल ने क्या करा, एंटीबॉडीज बनाई, ये बना दी तीनों 5 की 5। तो इस तरह से अब वो क्या होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होगा, यहाँ पर जिधर भी आपका बैठा उधर जो है जाके इसको क्या किया जाएगा, मारा जाएगा। अब यहाँ इम्यूनिटी के बाद है कि आपका डिसीज। डिसीज क्या थी बेसिकली कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर आ रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर आया, उसने क्या करा कि भाई अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करना चाहता है, उसने एक होस्ट बॉडी चुन ली कि भाई अब मैं इसमें रहूंगा और इसमें अपने आप को मल्टीप्लाई करूंगा। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर आएगा तो वो अपने आप को ना मल्टीप्लाई करने लगेगा, और जैसे ही वो अपने आप को मल्टीप्लाई करने लगेगा, मल्टीप्लाई करते के साथ साथ वो और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। और डिसीज में भी ना यहाँ अब एक होता है सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स यानी कोई भी डिसीज होती है, उस डिसीज के जो मतलब अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर आएगा तो हमारी जो डेली प्रक्रिया वो तो नहीं हो पाएगी, थोड़ा इफेक्ट आएगा। अब थोड़ा बहुत अगर इफेक्ट उसके अंदर आएगा तो मतलब हमारी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा ऊपर नीचे होगा, थोड़ी हमारी सेल्स का इन्फ्लेमेशन होगा, इस तरह से थोड़ा बहुत प्रोसेस होने लगेगा और इसी से हमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं। और सिम्टम्स एक
देखे तो अच्छी चीज है, जिससे किसी भी डिसीज को पहचाना जा सकता है, और किसी भी डिसीज को आसानी से पहचानने के बाद उसका इलाज भी आपका निकाला जा सकता है। अब किसी को सिम्टम्स नहीं आ रहे, सिम्टम्स उन्हें आएंगे जो हेल्थी बॉडी होगी, जिसको पहले से ये चीज नहीं है, या फिर जो हेल्थी बॉडी है उसको सिम्टम्स आएंगे। सिम्टम उसे नहीं आएंगे जो पहले से आपका किसी डिसीज से ग्रस्त है, या पहले से उसे ऐसे बहुत, अब जिसे पहले से ही खांसी आती है अब उसे और खांसी आएगी तो वो तो सोचेगा कि पहले वाली है। तो इसी वजह से सिम्टम्स सिर्फ एक डिसीजेबल पर्सन को आएंगे, मतलब जो हेल्थी पर्सन होगा उसको। उसके साथ साथ जो डिसीज है उसे भी हम दो तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो डिसीज को हम दो तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक होती है यहाँ पर, एक होती है आपका जो है बाय बर्थ, और एक होती है आपका एक्वायर्ड। अब बाय बर्थ में क्या होता है कि आपके जो जब बेबी क्या हो रहा होगा, उसके एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट होता है ना, तो उसका एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट अगर अच्छे से नहीं हो जाता, नहीं हो पाता, तो उसके कारण जो डिसीज होती है वो कहलाती है आपका बाय बर्थ डिसीज। अब ये बाय बर्थ रहती है, इनका इलाज भी बहुत मुश्किल है कि आपका मिले। एक्वायर्ड, बेबी नेचर में आया, नेचर में आने के बाद आसपास का नेचर कैसा है उस हिसाब से जो डिसीज लगेंगी वो कहलाएंगी एक्वायर्ड। और एक्वायर्ड में भी हम दो तरह की देखते हैं। एक होती है आपका जो है एक होती है आपका कम्युनिकेबल, और एक होती है आपका जो है नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल में क्या होता है कि ये कम्युनिकेशन से फैलती हैं, मतलब मान लो ट्यूबरकुलोसिस है, आपने उसके साथ खाना खा लिया, जिसको टीबी है, तो उस तरह से कम्युनिकेशन से फैल जाएगा। कोरोना वायरस है, कम्युनिकेशन से फैल रहा है। लेकिन कौन सी ऐसी डिसीज है जो नॉन कम्युनिकेबल है, जो कम्युनिकेशन से नहीं फैल रही? कैंसर कम्युनिकेशन से नहीं फैल रहा। कैंसर होता कैसे है कि अगर अलग अलग टाइप की रेडिएशंस जब स्किन पर पड़ती है, या फिर किसी भी सेल्स पर पड़े, और ये कैंसर किसी भी बॉडी के अंदर, मतलब किसी भी बॉडी के पार्ट में हो सकता है। क्योंकि होगा क्या कि जब आपकी स्किन में अलग अलग टाइप की रेडिएशंस पड़ती हैं, तो स्किन की जो सेल्स, यानी जो सेल्स होती हैं बॉडी की, वो अपने आप को ज्यादा मल्टीप्लाई कर पाती है, और मल्टीप्लाई करने की वजह से ना सेल्स के एक गुच्छे टाइप के, ऐसे करके गुच्छे टाइप के बन जाते हैं, और इन्हीं को हम कह देते हैं आपका कैंसर। तो इसी तरह से कैंसर होता है। कैंसर को सही करने के लिए आपका दो थेरेपी यूज की जाती थी। कीमोथेरेपी पहले यूज की जाती थी, आज तो रेडियोथेरेपी यूज की जाती है, जिसमें रेडॉन का यूज होता है। इसमें रेडॉन की एक बीम बनाई जाती है, जहां पर कैंसर है, जहां पर आपका काफी सेल के गुच्छे हैं, इस रेडॉन को इन सेल के गुच्छों पर मारा जाएगा, और ये सेल के गुच्छे क्या हो जाएंगे, जहां पर इन्होंने आपका ग्रुप बना रखा है सेल का, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इस तरह से आपका कैंसर को खत्म किया जा सकता है। दो तरह की उससे आपका, एक तो कीमोथेरेपी जो अब ओल्ड हो चुकी है, अब हम रेडियोथेरेपी का यूज करते हैं। कहीं कहीं जगह ऑपरेशन भी करना पड़ता है इसके लिए। अब कम्युनिकेबल में भी दो टाइप की होती है। एक होती है भाई आपका इनडायरेक्ट, और एक होती है डायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में क्या फर्क है? डायरेक्ट में मतलब क्या है, मतलब आप डायरेक्ट उसके कम्युनिकेशन में आए, आप वो खाना खा रहा है, उसके साथ आपने खाना खा लिया, ठीक है। तो इस तरह से जो डिसीज फैलेंगे वो डायरेक्ट होंगी, जैसे ट्यूबरकुलोसिस डायरेक्ट कम्युनिकेशन में आने से हो रहा है, एड्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन से आने से हो रहा है। लेकिन इनडायरेक्टली, जैसे कि आपका कोरोना वायरस इनडायरेक्टली फैल रहा है, आप दूर खड़े हो, उसके टच में भी नहीं आए, लेकिन क्या हो रहा है कि वो एयर के थ्रू फैल रही है। तो ऐसी डिसीज क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी आपका इनडायरेक्टली कम्युनिकेबल। तो अब जो डिसीज है, इनमें भी अगर हम देखें ना, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें बैक्टीरियल डिसीज कि किस तरह से आपका बैक्टीरियल डिसीज होती है, तो यहाँ इसे हम कहते हैं बैक्टीरियल डिसीज। बैक्टीरियल डिसीज, तो हमें पता है कि भाई 5 टाइप की डिसीज होती हैं। एक होती है बैक्टीरियल, एक होती है फंगल डिसीज, एक होती है आपका जो है वायरस से होने वाली डिसीज, एक होती है आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स का ऊपर नीचे होना। मान लो कि अगर भाई 46 होते हैं ह्यूमन के अंदर, 46 से कम हो गए, 45 हो गए, तो जो लड़कियों की छोटी हाइट रह जाती है, ठीक है, तो इस तरह से जो छोटी हाइट रह जाती है लड़कियों की, वो इसी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का ही कारण होता है, ठीक है। उसके साथ साथ बैक्टीरियल डिसीज हो गई, उसके साथ साथ प्रोटोजोआ,
प्रोटोजोआ जिसे हम परजीवी कह देते हैं कि भाई प्रोटोजोआ, जैसे मलेरिया है प्रोटोजोआ के कारण होता है, पायरिया है प्रोटोजोआ के कारण होता है, काला आजार प्रोटोजोआ के कारण होता है, स्लीपिंग सिकनेस ये भी प्रोटोजोआ के कारण होती है। तो पहले अगर हम बैक्टीरियल डिसीज की बात करें तो जो बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरिया की जो खोज की थी वो सबसे पहले की थी आपका लुवेन हॉक ने। तो जब लुवेन हॉक ने इसकी खोज की बैक्टीरिया की, तो यहाँ बैक्टीरिया में क्या देखने को मिला, बैक्टीरियल डिसीज में सबसे जो मेन डिसीज आती है वो आती है आपका टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी सबसे ज्यादा डेंजरस बैक्टीरियल डिसीज है, काफी ज्यादा डेंजरस है। अब टीबी होता क्यों है, किस किस कारण की वजह से होता है, क्या सिम्टम्स हैं, किस में अटैक करता है। सबसे पहली चीज जो टीबी होता है वो एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है, अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो इसका जो बैक्टीरिया होता है वो होता है आपका जो है माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण जो है वो टीबी होता है। अब ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बॉडी के अंदर आया, आने के बाद इसने क्या करा कि जो आपका लंग्स है उसको अटैक किया, सबसे पहले लंग्स को अटैक किया, फिर ये धीरे 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 ब्लड तक पहुंच जाएगा और जिसे हम कहते हैं ब्लड टीबी। और अगर ब्लड टीबी हो गया ना भाई, अगर ब्लड तक वो पहुंच गया इसका मतलब वो हर सेल तक पहुंचेगा, आपकी 7 से लेकर 11 ट्रिलियन सेल तक पहुंच जाएगा। तो जब ब्लड टीबी हो गया तो मान लो कि भाई वो टीबी पूरी बॉडी में पहुंच गया, क्योंकि ब्लड हर जगह जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ब्लड हर जगह जा रहा है तो भाई ये भी जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है इसके साथ साथ चलेगा, ये भी जाएगा उसके साथ साथ। अब इसके अंदर जो सिम्टम्स होते हैं आपके, नॉर्मल एक कॉमन सिम्टम है जो सबके अंदर होता है। एक तो कफ तो आना है कि भाई कफ आएगा, आपको कफ जमेगा। उसके साथ साथ आपका दूसरी चीज क्या है कि कफ होगा, रेस्पिरेशन में दिक्कत होगी, थोड़ी बहुत रेस्पिरेशन में दिक्कत होगी, ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट ऊपर नीचे होगा। उसके साथ साथ एक कॉमन सिम्टम सभी में आता है, फीवर। अब ये फीवर कॉमन सिम्टम है, कोई डिसीज हुई फीवर आ गया आपको। बेसिक ये फीवर होता क्या है, ये फीवर का मतलब क्या है कि आपकी जो सेल्स है ना उनके अंदर इन्फ्लामेशन होने लगता है, उनके अंदर सूजन आने लगती है। और अगर सेल के अंदर सूजन आएगी तो सेल अपना जो नॉर्मल प्रॉपर वर्क कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे, और अगर उनके अंदर प्रॉपर वर्क नहीं होगा तो ऊपर नीचे टेम्परेचर होने लगेगा, तो कभी ऊपर कभी नीचे, तो इस तरह से टेम्परेचर अप एंड डाउन होगा और वही हम कहलाते हैं आपका फीवर। तो हम लिख सकते हैं कि भाई सेल के इन्फ्लामेशन के कारण हो रहा है, सेल के इन्फ्लामेशन के कारण हो रहा है, यही फीवर है। और बेसिकली फीवर जो होता है ना वो राइनो वायरस के कारण होता है, राइनो वायरस। और आपको पता है राइनो वायरस कम से कम हमारे देखा जाए ना तो हमारे उसमें कम से कम हजारों राइनो वायरस है। अब ये नहीं डिटेक्ट किया जा सकता कि भाई कौन सा राइनो वायरस बॉडी के अंदर आया। तो इसीलिए फीवर को मतलब सिम्टम सभी फीवर के कॉमन है, राइनो वायरस आ रहे हैं मतलब कॉमनली है, सभी का सिम्टम सेम होगा सभी राइनो वायरस का, लेकिन कौन सा आया उसको मानने के लिए क्या प्रोसेस करना पड़ेगा ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। इसी वजह से यहाँ पर ना तो फीवर के लिए कभी वैक्सीन बनाई जा सकती है और ना तो कोई मेडिसिन इसकी जो दी जाती है, वैसे मेरे हिसाब से क्रोसरिन और एस्पिरिन दी जाती है, दो टाइप की होती हैं, जिसे हम आपका एंटीपायरेटिक्स कहते हैं फीवर को खत्म करने के लिए। तो एंटीपायरेटिक्स दी जाती हैं, लेकिन इन एंटीपायरेटिक्स में जो एंटीपायरेटिक्स होती हैं, एंटीपायरेटिक्स आपको दी जाएंगी और दो टाइप की होती हैं, एक होती है एस्पिरिन, एक होती है आपका जो है क्रोसरिन। ऐसे समझ जाओ भाई जिसके पीछे रीन लगाओ ना वो हो गया भाई फीवर के लिए, क्रोसरिन एस्पिरिन। उसके साथ साथ जो एंटीपायरेटिक्स होती है ना जो फीवर को खत्म करने के लिए दी जाती हैं, बेसिकली ये दी जा रही है सिर्फ फीवर के सिम्टम्स को खत्म करने के लिए। तो फीवर के सिम्टम्स को खत्म करने के लिए यहाँ पर आपका दी जाती है। इसके साथ साथ आपका जो टीबी है ना, यहाँ पर टीबी के लिए एक वैक्सीन की अगर मैं बात करूं, जो टीबी की वैक्सीन है, जो टीबी की वैक्सीन है ये बनाई थी सबसे पहले आपका जो है रॉबर्ट कॉच ने। तो रॉबर्ट कॉच ने सबसे पहले जो है वो आपका टीबी के टीके की खोज की थी। जब इसने ये खोज की तो ये टीका जो है वो आज के टाइम पर बीसीजी के रूप में जाना जाता है। इसको आप कह दो बैसिलस, इसको कह देते हैं हम कैलमेंटे
और ये हो गया आपका ग्वारिन। तो ये 3 चीज हो गई कि भाई आपका बैसिलस है, कैलमेंटे है, ग्वारिन है। तो ये बीसीजी का टीका जो दिया जाता है वो टीबी के लिए दिया जाता है। अब सबसे मेन दिक्कत ये होती है कि भाई जो टीका बन रहा है, जो भी वैक्सीन बन रही है, इसका बनने का मेन कारण क्या है या किस तरह से इसे बनाया जा सकता है। अच्छा, इसे बनाने का कोई भी जो तरीका है, कैसे बनाया जाएगा कि भाई मुझे पता है कि हमारी जो एक्टिव इम्यूनिटी है ना स्ट्रॉन्ग करनी है, और ये तो तभी स्ट्रॉन्ग होगी ना जब बॉडी के अंदर एंटीजन आएगा। बॉडी के अंदर अगर एंटीजन ही नहीं आ रहा तो इसे आप स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते। ये तभी बनेंगे जब बॉडी के अंदर एंटीजन होगा। अब भाई बॉडी के अंदर एंटीजन डालना पड़ेगा, मतलब बॉडी के अंदर अगर मैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस डाल दूंगा तो ये तो फिर अपने आप को मल्टीप्लाई कर पाएगा, और मैं टीबी से बचने के लिए ही टीका लगा रहा था और फिर वही हो जाएगा। तो इसी वजह से क्या किया जाता है यहाँ पर, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप को मल्टीप्लाई तब कर पाएगा जब उसके पास डीएनए हो या आरएनए हो। क्योंकि अगर आरएनए है तो वो डीएनए बना लेगा और फिर अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेगा, और डीएनए है तो वो बड़ी आसानी से मल्टीप्लाई कर पाएगा। तो ऐसे टाइम पर हम क्या कर देते हैं कि भाई यहाँ पर लिया मैंने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, मान लो कोई भी बैक्टीरिया ले लिया कि भाई कोई भी बैक्टीरिया है, कोई भी बैक्टीरिया ले लिया। अब इस बैक्टीरिया को मैंने क्या करा, इसके अंदर से ना डीएनए रिमूव कर दो भाई, डीएनए रिमूव कर दो। अगर इसके अंदर से मैंने डीएनए रिमूव कर दिया तो डीएनए रिमूव करने के बाद अभी ये क्या अपने आप को बॉडी के अंदर आके मल्टीप्लाई कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। अभी अपनी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर आके, किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी होस्ट बॉडी के अंदर आने के बाद ये अपने आप को अब मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा मल्टीप्लाई। अब जब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा, लेकिन भाई बॉडी के अंदर ये आ गया, बॉडी को पता लग गया, हमने वैक्सीन दी, हमने क्या करा कि भाई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस लिया, वैक्सीन बनाने के लिए क्या करा, हमने उसका सॉल्यूशन ले लिया, उसे लिक्विड के अंदर मिलाया, उसका सॉल्यूशन बनाने के बाद उस व्यक्ति को दे दिया। अब जब उस व्यक्ति को ये टीबी के जब जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो बॉडी के अंदर गया, भाई बॉडी को पता लग गया कि ये कुछ एंटीजन आया है, इसके खिलाफ टी सेल ने कहा कि भाई अब जल्दी से बी सेल्स को कि भाई अब यहाँ पर क्या करो, एंटीबॉडीज बना दो, नहीं तो ये अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेगा। ऐसे टाइम पर वो आ तो गया, लेकिन हमारी बॉडी को ये नहीं पता कि उसके पास डीएनए नहीं है। अब बॉडी इतनी कैपेबल नहीं है कि वो ये जान ले कि इसके पास डीएनए है कि नहीं है। बॉडी इतना जान रही है कि भाई वो आ रहा है, हमें एंटीबॉडीज बनानी है, उसके अंदर डीएनए नहीं है, वो मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा। अगर वो बॉडी के अंदर आ गया, मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा है, ऐसी पड़ा हुआ है, एंटीबॉडीज बन गई, इसका मतलब क्या है कि वो एंटीबॉडीज उस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को तो मार ही देंगी जो आया हुआ है, लेकिन जो आने वाला माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है उसके खिलाफ हमने पहले से इम्यूनिटी बना के रखी है, पहले से एक्टिव इम्यूनिटी बना रखी है। न्यूट्रोफिल्स, बेसिनोफिल्स, एसिनोफिल्स और आपका मोनोसाइट सब हमने एक्टिव कर रखी है कि भाई जैसी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आए यहाँ पर उस पर अटैक हो। अब ऐसे टाइम पर क्या होगा कि वैक्सीन लगाने से एक प्रॉपर, मतलब एक अच्छा तरीका ये होगा कि भाई वैक्सीन लगा दी तो वो अपने आप को मल्टीप्लाई करने से पहले ही हमारे पास इम्यूनिटी बनी पड़ी है। लेकिन हाँ, वो अगर आ जाए मान लो और फिर इम्यूनिटी बने, तो ऐसे टाइम पर क्या होगा कि आने के बाद इम्यूनिटी बनेगी, मतलब वो अपने आप को तो मल्टीप्लाई कर ही चुका है, तो इफेक्ट तो वो डाल ही चुका है बॉडी पर पहले से ही। तो इसी वजह से आपका जो है ये वैक्सीन जो होती है वो इस तरह से बनाई जाती है कि भाई एक बैक्टीरिया लिया, कुछ भी लिया, आपने वायरस लिया, बैक्टीरिया लिया, उसका डीएनए अलग कर दो ताकि वो अपने आप को मल्टीप्लाई ना कर पाए, और आपने डीएनए को रिमूव कर दिया तो डीएनए रिमूव होने के बाद उसके बाद इजी हो जाएगा कि भाई अब यहाँ आपको ये मल्टीप्लाई भी नहीं कर पाएगी बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर एक्टिव इम्यूनिटी भी बनना चालू हो जाएगी। अब उसके साथ साथ कुछ और बैक्टीरियल डिसीज भी होती हैं, जैसे अगर हम कुछ की बात करें, आपने सुना होगा डिप्थीरिया। तो कुछ और अगर हम बैक्टीरियल डिसीज की बात करें, जैसे नॉर्मली कॉमन है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस। आप तीनों ही नाम सुने होंगे, डिप्थीरिया भी, पर्ट्यूसिस भी और आपका टिटनेस भी। अच्छा, डिप्थीरिया जो होता है वो आपका जो है ये डिप्थीरिया नाम के आपका जो है बैक्टीरिया के कारण होता है, इसी नाम का बैक्टीरिया होता है। डिप्थेरा जो होता है वो डिप्थेरिया नाम के बैक्टीरिया के कारण होता है। इसमें उल्टी, दस्त ऐसे प्रोसेस होने लगते हैं। पर्ट्यूसिस को हम कहते हैं आपका जो काली खांसी जो होती है, वो पर्ट्यूसिस काली खांसी को कहा जाता है, जिसमें गंदा खाना खाने से, गंदा पानी पीने से क्या होता है कि आपका काली खांसी आने लगती है, जिसे हम पर्ट्यूसिस कहते हैं।
पर्ट्यूसिस के बाद टिटनेस। टिटनेस जो होती है वो आपका टिटैनी नाम का आपका एक बैक्टीरिया होता है। इस टिटैनी नाम के बैक्टीरिया के कारण होता है आपका टिटनेस, और टिटनेस जो है वो टिटैनी नाम के बैक्टीरिया के कारण होता है। कॉमनली लोग क्या करते हैं, इसे सीरियसली नहीं लेते, लेकिन ये काफी डेंजरस हो जाता है। टिटनेस जो हो रहा है वो टिटैनी नाम का बैक्टीरिया जैसे बॉडी के अंदर आया ना, ये भाई आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको अटैक करेगा, और ये जो पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और इसको अटैक करना है चालू कर देगा। अब इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जब इसने अटैक करना चालू कर दिया ना, तो ये मतलब जकड़ सा लेता है आपका पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन की बात करें तो वो लॉक सा हो जाता है, ये जो जॉ लाइन होती है ये आपकी बिल्कुल मूव नहीं हो पाएगी। तो ये टिटनेस में ऐसा प्रोसेस होता है। तो इसके लिए जो है सरकार ने क्या बना रखा है, आपका डीपीटी टीका सुना होगा भाई। डीपीटी टीका जो होता है डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस के लिए होता है। अगर आपको खाली टिटनेस के लिए लगवाना है तो टिटनेस टॉक्साइड, जिसे हम टीटी कहते हैं, टीटी का टीका होता है टिटनेस टॉक्साइड, वो होता है सिर्फ टिटनेस के लिए। और ये डीपीटी टीका नॉर्मली बच्चों में लगाया जाता है ताकि डिप्थेरिया ना हो, पर्ट्यूसिस ना हो और आपका टिटनेस भी ना हो। ये थी सारी बैक्टीरियल डिसीज। और अच्छा, इस बैक्टीरियल डिसीज में एक और डिसीज आती है जिसका नाम है आपका लेप्रोसी। यहाँ पर एक और डिसीज होती है, यहाँ पर लिख देता हूँ लेप्रोसी। अभी जो लेप्रोसी है ना, ये लेप्रोसी जो होती है वो माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होती है। भाई बैक्टीरिया कौन सा है, बैक्टीरिया है बैक्टीरियम लेप्री। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण जो है वो आपका लेप्रोसी होती है। लेप्रोसी में क्या होगा कि आपने देखा होगा कि भाई लेप्रोसी में जो हाथ है ना, ये इस बैक्टीरिया के कारण ये स्किन आपस में जुड़ने लगती है। इस तरह से आपका ये होता है लेप्रोसी का प्रोसेस। तो ये भी डेंजरस बैक्टीरिया होता है। बहुत मार्जिन है कि भाई अगर माइकोबैक्टीरियम लेप्री मिला तो आपका लेप्रोसी आपको होगी। इसके साथ साथ लेप्रोसी के बाद एक आई के अंदर भी बैक्टीरियल डिसीज होती है जिसे कहा जाता है आपका ट्रैकोमेटा या ट्रैकोमेटिस। तो यहाँ पर आई के अंदर जो बैक्टीरियल डिसीज होती है वो होती है ट्रैकोमेटिस। ये जो होता है वो किसके कारण होता है, ये जो बैक्टीरिया है ट्रैकोमेटिस आई के अंदर होगी पहली चीज। तो इसके अंदर बैक्टीरिया जो होता है वो बी से बैक्टीरिया है, ठीक है, बी से बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया किसके कारण होता है, ये हो रहा है आपका ट्रैकोमेटा नाम का आपका बैक्टीरिया होता है जो जैसी आई के अंदर गया, यहाँ आई के नीचे वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहेगा, और मल्टीप्लाई करते करते इतना ज्यादा कर देगा कि भाई निचली वाली जो परत है ना पूरी लाल हो जाएगी। ये कहलाता है आपका यानी आपका जो ट्रैकोमेटिस है, ये आपका आई की डिसीज होती है और ये आपका एक बैक्टीरियल डिसीज है। तो उसके बाद जो अगर हम बात करें कि भाई वायरस है और आपका फंगी से होने वाली डिसीज है और प्रोटोजोआ से होने वाली डिसीज है, वो जो है वो आपका आगे वाली जो क्लास होगी उसके अंदर बैक्टीरिया, मतलब इसमें बैक्टीरिया का हो गया, आगे वायरस, फंगी और उसके साथ साथ आपका जो है प्रोटोजोआ और उसके साथ साथ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर।